हेलो बच्चों, अनूप स्टडी जोन में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइंस का सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, किस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है जब आपके पास कोई कनकेव मिरर हो और उसके द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया। आपके पास 5 जो होता है वो रियल होता है और 1 जो होता है वो आपका वर्चुअल होता है। ओनली 1 कंडीशन जो होता है वो आपका आभासी और सीधा बनाता है। जब फोकस और पोल के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस समय दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है? आभासी और सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विच टाइप ऑफ लेंस रीड स्मॉल लेटर इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो शब्द लिखे होते हैं उनको अच्छे से पढ़ने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के साथ साथ आपके पास 2 ऑप्शन है, एक 50 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर होगा? तो आपके पास पूछा गया है कि -15 सेंटीमीटर f की वैल्यू दी हुई है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो हमारे पास दर्पण में 2 दर्पण होते हैं, लेंस में 2 लेंस होते हैं। तो दोनों लेंस में से आपका जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है। उसी प्रकार लेंस में बात करें तो आपके पास जो अवतल लेंस होता है उसका फोकल लेंथ जो होता है वो भी नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन जो इसके हिसाब से सही होगा, दोनों अवतल होंगे। आपके पास दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे, क्योंकि दोनों की f की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, जैसा कि प्रश्न में बोला हुआ है -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मानव नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो किस भाग पर बनता है? रेटिना। रेटिना हम लोग का करेक्ट आंसर है। रेटिना पर ही क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। आँख में कॉर्निया जो होता है, आँख का ऊपरी वाला जो आपके पास उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है आँख का, वो आपका कॉर्निया होता है। प्यूपिल जो होता है आपके बीच में ब्लैक वाला जो होता है उसे प्यूपिल बोलते हैं हम लोग। आइरिस जो होता है प्यूपिल के बगल वाला पार्ट जो होता है ब्राउन कलर में मैक्सिमम पाया जाता है, उसे हम लोग आइरिस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, 2 चालक तार का पदार्थ तथा लंबाई व्यास समान है और इसमें बोला गया है यदि इसको विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए फिर उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसके दौरान श्रेणी और पाश क्रम में संयोजित करने में ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? मतलब यहाँ पर आपका H का अनुपात पूछा हुआ है, HS में HP का अनुपात कितना होगा ये आपसे पूछ लिया है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो H बराबर फॉर्मूला होता है I²RT। ये आपके पास फॉर्मूला है I²RT। इसमें प्रश्न में एक गलती दिया हुआ है, बोलना चाहिए था इसको सेम विभवांतर। इसमें आपके पास एक चीज़ छूट गया है, सेम विभवांतर मतलब पोटेंशियल जो होगा इसका पोटेंशियल वो सेम होना चाहिए था। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, सेम पोटेंशियल पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो सेम पोटेंशियल के अनुसार आपके पास क्या है, इसमें दिया हुआ है कि तार की लंबाई व्यास सब कुछ समान है। तो 2 चालक तार है। कितने चालक तार है? 2 चालक। तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग के पास क्या है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि H बराबर I²R×T। आपके पास V की वैल्यू क्या है? सेम है। V की वैल्यू क्या है? सेम है। 2 R की वैल्यू दी है, एक R मान लेते हैं हम लोग और एक R। तो जब R इक्विवेलेंस सीरीज में सॉल्व करेंगे
तब मेरे पास 2R होगा। जब R इक्विवेलेंस पैरेलल में सॉल्व करेंगे तब हम लोग का ये आंसर R/2 होगा। कैसे सॉल्व होता है? इसको सॉल्व करने के लिए जैसे सीरीज में क्या होता है, सॉल्व आप करेंगे तो दोनों को सॉल्व करते समय सीरीज में दोनों को ऐड कर दिया जाता है। R + R = 2R हो गया। उसी प्रकार पैरेलल में जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 1/R + 1/R एलसीएम लेंगे तो 2/R हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको उल्टा कर देते हैं तो ये आ जाएगा हम लोग का R/2। तो पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस का मान होता है R/2। अब हम लोग को निकालना क्या है? H। हम लोग को क्या निकालना है? H। तो H बराबर I² RT था। अब I को हम लोग को हटाना पड़ेगा तो I के जगह पर क्या हो जाएगा? V² अपॉन में R² × R × T। ये हम लोग का कैसे आया? तो ओम के नियम के अनुसार I बराबर होता है V/R। तो एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा V² R × T। V² R × T। तो HS अपॉन में HP = V² R जो होगा वो सीरीज के लिए × T के होल अपॉन में V² अपॉन में R पैरेलल × T। तो T से T कैंसिल आउट हो गया, आपका V² से V² कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाली वैल्यू जो होगी पैरेलल वाली वो ऊपर चली जाएगी, सीरीज वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से HS अपॉन में HP = R पैरेलल अपॉन में RS हो जाएगा। R पैरेलल की वैल्यू यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं। R पैरेलल की वैल्यू R/2 है और R इक्विवेलेंस जब सीरीज में होता है तब आपकी वैल्यू कितनी है? 2R है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास? R पैरेलल हो गया कितना हम लोग के पास? R/2। तो यहाँ से हो गया R/2 के होल अपॉन में 2R। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। R से R क्या हो गया? कैंसिल आउट। 2 जो वैल्यू है वो नीचे चला आएगा। तो यहाँ से आंसर हो गया हम लोग का 1/4। मतलब अनुपात जो होगा वो 1:4 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? 4। तो पीछे आके आंसर हम लोग देख लेते हैं। 1:4 ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय जो करंट होता है उसका मान क्या होता है? पहले से घट जाता है या पहले से बढ़ जाता होगा या बराबर है या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है आपके पास। तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट तभी होता है जब आपका क्या होता है? वोल्टेज जो करंट होता है वो उसका मान बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से इंक्रीज वेरी लार्ज ये करेक्ट आंसर, मतलब बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति का क्या नाम है? मतलब एक ऐसा युक्ति बताना है, उपकरण बताना है जिसके थ्रू आपका विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए। तो ऐसा एक ही डिवाइस है जनरेटर। जनित्र जो होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है, रूपांतरण कर देता है किसमें? विद्युत धारा में। अमीटर जो होता है, अमीटर की बात कर ले, आपका अमीटर क्या होता है? तो विद्युत धारा को नापने वाला यंत्र होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा को नापने वाला यंत्र होता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो होता है सूक्ष्म विद्युत धारा को नापता है। मोटर क्या होता है? मोटर पर भी बहुत सारा प्रश्न ऑप्शनल में आता है। मोटर इसका जस्ट जनरेटर का उल्टा होता है, जनित्र का जस्ट उल्टा काम करता है। जैसे जनरेटर जो होता है आपका क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक उसी प्रकार मोटर आपका जो होता है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एंटीमनी क्या है?
एंटीमनी आपका मेटलॉयड है, एंटीमनी जो है वो मेटलॉयड है। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर किस चैप्टर से आया, तो हम लोग के पास चैप्टर नंबर 5, ये किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जनरली 2023 और 2024 के अकॉर्डिंग ये चैप्टर कट चुका है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। लेड नाइट्रेट का रसायन सूत्र क्या है? लेड नाइट्रेट का आपके पास क्या पूछा है, रासायनिक सूत्र पूछा हुआ है, केमिकल फार्मूला। तो पहले हम लोग लेड की बात करते हैं। लेड को हम लोग Pb से डिनोट करते हैं। लेड हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Pb से। और नाइट्रेट जो है वो NO3 से डिनोट किया जाता है। नाइट्रेट को हम लोग NO3 से डिनोट करते हैं। Pb का बैलेंसी जो होता है, संयोजकता, वो 2 होता है। NO3 की संयोजकता 1 होती है। जब भी ये आपस में जुड़ते हैं तो इनकी बैलेंसी आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो इसकी बैलेंसी इसके पास चली जाएगी और इसकी बैलेंसी इसके पास चली जाएगी। तो आपके पास बना क्या, Pb 1 चली जाएगी, किसी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करने से चेंज हो जाएगा, इसलिए NO3 का होल ट्वाइस। तो ऐसा हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन खोजना है, तो इससे अच्छा है हम लोग क्या खोज लेते हैं, सैचुरेटेड खोज लेते हैं। आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन खोज लेते हैं। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास हम लोग के पास फार्मूला होता है। जैसे फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये जहाँ भी सुटेबल करेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में, वो आपका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और जहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं करेगा वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अनसैचुरेटेड में भी 2 टाइप होते हैं, बाद में कार्बन कंपाउंड में आप लोग पढ़े होंगे, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस फार्मूले से। 2 दूना 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, मतलब ये तो फॉलो कर रहा है। यहाँ पे बात करते हैं 2 दूना 4, 2 6, ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 और 2 में 2 ऐड करेंगे 4, ये फॉलो कर रहा है। 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है? तो प्रोपेनल में आपका फंक्शनल ग्रुप पूछ लिया है। प्रोपेनल, ध्यान से देखिए, जो शब्द लिखा हुआ है प्रोपेनल, उस शब्द के लास्ट अक्षर में देखा जाए तो अल शब्द का प्रयोग हो रहा है, मतलब AL आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग पढ़े हैं कि जिस फंक्शनल ग्रुप के लास्ट में अल शब्द आएगा तो वो एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करेगा। एल्डिहाइड समूह से क्या होगा, वो बिलोंग करेगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप के जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो आपका होता है वो CHO होता है। उसके फंक्शनल ग्रुप के लास्ट में क्या जुड़ा होता है, CHO। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल का IPSC नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल जो है आपका एक साधारण नाम है, एक केमिकल कंपाउंड का साधारण नाम है। अब इसका आपसे पूछ लिया है IPSC नेम क्या होगा, तो इसका IPSC नेम होगा एथेनोइक। एथेनोइक जो होता है एसिटिक अम्ल का IPSC नेम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है और बोला उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, मतलब यदि उसी M को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया जाए तो उस समय वो फार्मूला क्या बनेगा। तो यहाँ से हम लोग करते क्या है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि MCl2, अभी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में बात किए थे कि जो बैलेंसी होती है आपस में जुड़ते समय वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो 2 आया है, यहाँ पर जो 2 दिख रहा है ना, तो ये 2 एक्चुअल में किसका रहा होगा, M का रहा होगा। और Cl का यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो इसका Cl की बैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब हमको यहाँ से पता चल गया कि M की संयोजकता 2 है। ठीक उसी प्रकार M को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाएगा तो M की बैलेंसी 2
और उसी प्रकार ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, तो दोनों की वैलेंसी आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जब आप जोड़ोगे तो ये जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, MO हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए MO है, तो MO मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विक्रो का कार्य। विक्र मतलब होता है किडनी, किडनी का क्या कार्य होता है, तो किडनी आपके बॉडी में जितने भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, आपके वेस्टेज पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, मतलब जो पत्ती है उस पर क्या हो जाए, छोटे छोटे कली विकसित हो जाएं। तो ऐसा कहाँ पर होता है, मिंट में होता है, पोटैटो में होता है, ब्रायोफाइलम में होता है और ऑल ऑफ दिस। तो ब्रायोफाइलम जो होता है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ब्रायोफाइलम किंगडम ग्रुप में जगत में क्लास 9th में अच्छे से आप अगर पढ़े होगे तो वहाँ पर ब्रायोफाइलम का नाम दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है, मतलब जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है। तो ये तो चैप्टर का जैसे स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जानते हैं मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, खासकर हम लोग के चैप्टर में क्या मटर के बारे में पढ़ाया गया, तो वहाँ पर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ाया गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, मतलब जो डीएनए होता है वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये आपस में क्या होते हैं, आपस में बॉन्ड बनाए रहते हैं। तो पूछा हुआ है कि जो बॉन्ड बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ग्लिसोसाइड बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे इनके बीच में क्या होगा, ऐसे ऐसे बॉन्ड बना होता है। तो ये बॉन्ड किसकी वजह से जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो ये किस में होता है, हाइड्रा, हाइड्रा इज करेक्ट आंसर। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन द्वारा होता है। अच्छा, कभी प्रश्न में हाइड्रा ऑप्शन नहीं देगा तो क्या देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर याद रखिएगा हाइड्रा के जगह इष्ट देगा। अगर हाइड्रा नहीं दिया है तो हाइड्रा की जगह क्या देगा, इष्ट देगा। तो इष्ट भी मुकुलन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल का प्रयोग का पौधा कौन सा था, जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किए थे तो किस प्लांट में किए थे, तो उसका सही जवाब होगा गार्डन पी, मतलब उद्यान मटन पर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, उनमें से कोई 3 मादा जनन तंत्र का भाग होगा, कोई एक नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। अंडाशय, अंडाशय जो होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग होता है। गर्भाशय भी आपका मादा जनन तंत्र का भाग होता है। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका एक्चुअल में नर जनन तंत्र का भाग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सब सेक्शन आ गया, मतलब यहाँ पर आपको लिखने के लिए आ गया, थ्योरी आ गया, वहाँ पर एमसीक्यू था, यहाँ पर क्या है, आपको थ्योरी लिखने के लिए आ गया। पहला है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है और उसमें उसका स्थिति और प्रकृति लिखना है। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र मतलब सी और फोकस के बीच में मतलब एफ के बीच में रखा जाए तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। आपके पास सबसे पहले अवतल दर्पण बनाने आना चाहिए। अवतल दर्पण आपके सामने बन गया। फिर उसके बाद आपको प्रिंसिपल एक्सिस बनाना होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपका ये बन गया आपके सामने। फिर उसके बाद आपको पॉइंट डिनोट करना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ कट करता है उसे पॉइंट P नाम देते हैं हम लोग। यहाँ पर F नाम हो गया और यहाँ पर आपका C हो गया। तो बोला है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखना है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है। हम लोग वस्तु को यहाँ पर रख लिए। अब यहाँ पर रख लिए। यहाँ से रूल कहता है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट जाती है तो F से होते हुए वापस चली जाती है। दूसरा कहता है रूल कि यदि कोई लाइन F से होते हुए जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते हुए निकल जाएगी। तो जहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर ये पॉइंट कट किया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कट किया है तो आपका प्रतिबिंब जो होगा वो C के बिहाइंड पीछे बनेगा।
सी के पीछे या इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगा। एक्चुअल में ध्यान से देखिए इस फिगर में, ये वस्तु जो है प्रतिबिंब से छोटा बना है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है आपका बड़ा है। और दूसरी बात, इस लाइन से यदि प्रतिबिंब नीचे होगा तो प्रतिबिंब का जो नेचर होगा वो उल्टा होगा, मतलब बड़ा है और उल्टा हुआ है। नेक्स्ट है कि यदि इसी में यदि उसको ध्रुव मतलब P और फोकस के बीच में रख दे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो नेक्स्ट वाला बना लेते हैं हम लोग B। ये आपका मिरर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आपका पॉइंट P, यहाँ पर आपका पॉइंट F, यहाँ पर पॉइंट C। कहाँ रखना हम लोग को, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ पर हम लोग रख दिए। पहली लाइट सेम अगर पैरेलल जाएगी तो वो F से होते हुए निकल जाएगी। दूसरा, अगर जितने थीटा डिग्री से जाती है लाइट, थीटा डिग्री मान लेते हैं, तो उतने ही थीटा डिग्री से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये लाइट ऐसा लग रहा है कि फैलते हुए जा रहा है। यदि हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, यदि हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये किसी न किसी पॉइंट पर जाकर मीट करेगी और जहाँ मीट करेगी वहीं पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहीं पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वस्तु आपका इतना बड़ा है, प्रतिबिंब उसके हिसाब से इतनी बड़ी है, तो वस्तु से प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बना है। दूसरा, इस लाइन के ऊपर बना है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये आपका सीधा बना है। जब भी सीधा बनता है प्रतिबिंब तो वो हमेशा आभासी बनता है। ये याद कर लीजिए, जब भी आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वो हमेशा क्या बनेगा, आभासी। मतलब आपका ये कैसा इमेज बना है, इरेक्ट बना है और कैसा बना है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट और वर्चुअल बना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, यदि 0.5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी दर्पण के सामने, आपके पास देखिए यहाँ पर डिनोट नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है कौन सा दर्पण है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप कनकेव रख लीजिए, कनकेव रख लीजिए, या आप इसके यहाँ कन्वेक्स रख लीजिए। दोनों में से कोई रख सकते हैं, अवतल भी रख सकते हैं और उत्तल भी रख लेते हैं। हम लोग उत्तल रख के सॉल्व कर लेते हैं कि अगर उत्तल दर्पण होता तो क्या करते हैं हम लोग। तो उत्तल दर्पण होता तो आप क्या करेंगे, पहले तो वस्तु दिया है हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट, तो दिया है 0.5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। दूसरा बोला है यदि 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, मतलब आपको r की वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। जब r बराबर 30 सेंटीमीटर है तो इसके थ्रू f की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि f बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं r/2 होता है। तो f बराबर अगर हम लोग निकालें तो 30/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 बार 15 सेंटीमीटर आएगा। अब 15 प्लस में होगा कि माइनस में, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हम लोग सेलेक्ट किया है क्या चीज़, कन्वेक्स। उत्तल दर्पण में आपका f की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। फिर बोला है कि यदि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, मतलब जो वस्तु रखी गई है वो कितनी दूर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर दूर, तो इसके हिसाब से जो u की वैल्यू होगी वो 20 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू सदैव क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इमेज की साइज निकालना है, पोजीशन भी बताना है, नेचर भी बताना है, सब कुछ मतलब निकाल देना है हम लोग को जो भी है। तो जो दर्पण का फॉर्मूला होता है, दर्पण का फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u होता है। 1/f = 1/v + 1/u, ये आपका क्या है, सूत्र है, ये आपका दर्पण है, दर्पण का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये दर्पण का सूत्र हो गया। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम लोग का निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं इसे। हम लोग फार्मूला हमने लिखा क्या चीज़, 1/f = 1/v + 1/u। हम लोग को v की वैल्यू नहीं पता है तो इसके अकॉर्डिंग 1/v। अब v बराबर है, u को मैंने इस साइड भेजा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1/f
इक्वल टू 1/u, सॉरी माइनस रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस 1/u 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू पीछे थी 15, पीछे क्या थी 15, यहाँ पर देखिए f की वैल्यू कितनी है 15, और u की वैल्यू जो थी वो -20 थी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/15 प्लस 1/20 बराबर, एलसीएम ले लेते हैं, 20 और 50 कितना हो जाएगा 60, ऐड करें 15 प्लस 23 कितना हो गया 7/60, किसके बराबर हम लोग निकाले हैं 1/v बराबर। तो v बराबर क्या आएगा, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं v बराबर क्या आएगा। v बराबर आपका, v बराबर हम लोग के पास आएगा v बराबर 60/7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ये पता चल गया कि 60/7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे m। अब हम लोग क्या निकालेंगे m। m मतलब होता है मैग्नीफिकेशन, आवर्धन क्षमता। तो m बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे -v/u। ये भी क्या है आपका फॉर्मूला है दर्पण में आवर्धन क्षमता निकालने का। तो m इक्वल टू निकालेंगे तो v की वैल्यू अभी हम लोग के पास आई है कितनी -60 क्या हो गया 7, और u की वैल्यू हम लोग कितना रखे हैं -20, माइनस से माइनस कट गया, 20 तेई कितना होता है 60। तो m इक्वल टू कितना आया 3/7। अब हम लोग यहाँ से देखें तो m की वैल्यू जो है, m की जो वैल्यू आई है वो <1 आई है। m की वैल्यू क्या आई है <1 आई है। जब भी m की वैल्यू <1 आएगी तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से छोटा बना है। और दूसरी बात m की वैल्यू जो है वो आपको पॉजिटिव मिली है। क्या मिली है, पॉजिटिव मिली है। तो इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो आपका कैसा बना है, तो इरेक्ट बना है। वो कैसा बना है, इरेक्ट और वर्चुअल बना है। वो कैसा बना है, इरेक्ट और वर्चुअल बना है। मतलब जब भी देखिएगा m की वैल्यू प्लस आएगी दर्पण में तो इसका मतलब इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे निकलता है, तो मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला हम लोग के पास होता है। मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक और फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज बराबर m गुणे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर m की वैल्यू ये कितना आया हम लोग का 3/7, तो 3/7 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पिछले स्लाइड में हम लोग चेक कर लेते कितना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग के पास 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग के पास 5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो 5 × 15 बटे कितना आएगा 7। मतलब अगर हम लोग भाग भी देंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही बता दिए हैं कि <1 जब आएगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए हाइट ऑफ इमेज कितना आया 2 आया है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 5 था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी 4 ओम के प्रतिरोधक में 4 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, उसको 100 प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। मतलब हीट जो है वो 100 जूल उत्पन्न हो जा रही है। तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास क्या है, R की वैल्यू, R बराबर आपको दिया है 4 ओम, ऐसे आप लिखोगे कि दिया है R बराबर 4 ओम, T बराबर आपको दिया है 1 सेकेंड, और H बराबर आपके पास गिवन है 100 जूल, और आपको V बराबर पूछ लिया है, विभवांतर क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ है पूछ लिया है। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला अभी पीछे जस्ट पढ़े थे, H बराबर I² R इंटू T। तो आपके पास I² दिया हुआ है, यहाँ पर I इस पूरे में अगर ध्यान से आप देखें तो I कहीं दिया ही नहीं है। तो क्या करते हैं, I को हम लोग हटा देते हैं। कैसे, ओम के नियम के अनुसार, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है,
V बराबर I इंटू आर, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। तो इसकी वैल्यू इसी पर रख लेते हैं। तो H बराबर आपका आएगा V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो H बराबर आपका कितना आएगा, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी। ठीक है कि इतना आपका तो फार्मूला बन गया। फिर उसके बाद पूछा क्या, V की वैल्यू निकालिए। तो V की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ से V की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, H में R का मल्टीप्लाई हो जाएगा और T नीचे चला आएगा। तो V स्क्वायर बराबर H इंटू आर अपॉन में T। अब बारी बारी करके इनकी वैल्यू रखते हैं। H की वैल्यू आपके पास 100 है, तो V स्क्वायर बराबर 100 इंटू R की वैल्यू आपके पास 4 दिया हुआ है, तो ये हो गया 4 अपॉन में T की वैल्यू दी हुई 1। तो यहाँ से आया आपके पास V स्क्वायर बराबर 400। V स्क्वायर बराबर कितना आया, 400। और V बराबर कितना आएगा, अंडरवुड में 400, अंडरवुड में 400। अंडरवुड से बाहर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। तो सही जो आंसर होगा वो 20 वोल्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें नामांकित आरेख चित्र किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और ब्रूस का कार्य बताइए। आपको ये प्रश्न क्या है कि पूरा डायग्राम बनाना है, फिर उसको होता क्या है, सिद्धांत क्या होता है, किस पर काम करता है, कंस्ट्रक्शन संरचना करना है, फिर उसके बाद लास्ट में उसकी कार्यविधि बतानी है। अच्छा, मैंने पहले ही शायद पहला जो क्वेश्चन था MCQ में ऐसा ही था कि विद्युत जनित्र क्या होता है, जनरेटर आपके पास, और इसी में और करके भी पूछ लिया है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो इस प्रश्न का जवाब मैंने स्लाइड में ऐड किया हुआ हूँ। नेक्स्ट, हाँ, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। पहले आपको क्या बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है। तो ये एक तरह का उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत धारा में। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ये इस प्रकार का मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। फिर उसके बाद आप लिखोगे कि ये किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो आप फ्लेमिंग के रूल के बारे में पढ़े होंगे। तो फ्लेमिंग के रूल पर क्या करता है, इसका सिद्धांत होता है, उसके सिद्धांत पर ये काम करता है। दूसरा आप क्या करेंगे, इसकी संरचना के बारे में, मतलब ये कैसे बना हुआ है। जैसे सबसे पहला इसमें लाइन लिखा है गया है, चुंबक होती है, दोनों साइड क्या होती है, चुंबक NS, मतलब एक नॉर्थ और एक साउथ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आयताकार कुंडली होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर बोला गया है कि दोनों सिरे पर क्या होता है, छल्ले को जोड़ा जाता है। फिर R1 R2 जो स्लिप रिंग लगाई गए हैं वो है। फिर दोनों बीचों में क्या होगा, ब्रूस लगाया होगा, B1 B2 क्या है, इसमें ब्रूस लगाया है। यहाँ फिगर डायग्राम अगर आप देखें तो दो आपके पास चुंबक लगा है, एक नॉर्थ एक साउथ। इनके बीच में रेक्टेंगल कॉयल लगा हुआ है। दोनों कॉयल को क्या गई, रिंग से अटैच कर दिया गया। दोनों रिंग ब्रूस से अटैच्ड है और ब्रूस जो है एक वायर से कनेक्ट है। और लास्ट में यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर ऐड कर लो, चाहे कोई भी रेजिस्टेंस ऐड कर लो। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट में आपको बताना है कैसे ये वर्क करता है। तो फ्लेमिंग के अनुसार जब आप क्या करते हैं, आर्मेचर कुंडली को ABCD को घुमाया जाता है, मतलब ये आपका जो है आर्मेचर है, इसको एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। घुमाने पर फ्लेमिंग के रूल से इसमें क्या होता है, विद्युत धारा जनित्र के थ्रू विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि पूरा क्या करता है, कैसे होता है, क्या सिद्धांत है, कैसे कार्यविधि है। और हाँ, इसी में आपके पास क्या था पिछले प्रश्न में कि एक मिनट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर। अगर ये आ गया तो अब क्या करेंगे, तो बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका हेडिंग वो चेंज हो जाएगा, ये इसको आप क्या करिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के रूल पर ही काम करता है। यहाँ पर अब ये कैसे लिखेंगे संरचना, तो जैसे फिगर आप देखेंगे, फिगर में क्या होगा, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। फिगर में क्या होगा कि जो ये स्लैब घुमाया जा रहा है, बस फर्क ये रहेगा कि मोटर में यहाँ रेजिस्टेंस के जगह आपके पास बैटरी जोड़ दी जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, फिगर में बैटरी जोड़ दी जाएगी और बैटरी की मदद से ये शाफ्ट घूमना शुरू हो जाएगा। मतलब आप क्या कर रहा है कि बैटरी इसको ऊर्जा दे रही है और ये घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका कार्यविधि रहेगा। और
कार्यविधि में कैसे वर्क करता है, सेम एज ABCD घूमता है, तो इसमें क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा के थ्रू को घूमना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक संरचना सूत्र लिखिए। मतलब आपको इसका स्ट्रक्चर फार्मूला स्ट्रक्चर बनाना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है मेथेनल। तो अभी हम लोग ने बात किया था, जब भी मेथेनल अल शब्द का बात करें, यही हम बगल में बात कर लेते हैं, जब भी अल शब्द लास्ट में आए, क्या आए, अल आए, तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। और एल्डिहाइड ग्रुप कैसे पहचानेंगे, तो बोला जाता है जिसके शब्द में CHO जुड़ा हो। कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में CHO शब्द मिल गया तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेथ, और मेथ का मतलब होता है, जैसे मेथ लिखा है ना, मेथ, तो मेथ शब्द का मतलब होता है एक कार्बन। कितना कार्बन, एक कार्बन। तो मेथेनल, तो आपके पास पहले ही CHO आ गया। तो स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, पहला वाला यहाँ बना लेते हैं, COO यहाँ हो गया, यहाँ पर H हो गया, और एक कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। तो 1 2 3 बॉन्ड तो बिजी हो गए, अब एक बॉन्ड बचा, तो एक यहाँ पर ऐसे खींच के हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो ये पहला हम लोग का बन गया। दूसरा बोला गया है प्रोपाइन। क्या बोला गया है, प्रोपाइन। तो शब्द में ध्यान से देखिए, ये लास्ट में क्या आया है, आइन आया है। यहाँ पर देखिए आइन, यहाँ पर आइन आया है, आइन आया है। तो जब भी आइन शब्द आएगा लास्ट में, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। जब ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम लोग क्या करते हैं, और हाँ एक चीज़ और आगे भी देखिए क्या जुड़ा है, प्रोप। कौन सा शब्द आया है, प्रोप। और प्रोप का मतलब होता है कार्बन का 3 एटम। कितने एटम, 3 एटम। तो पहले हम लोग कार्बन के 3 एटम बना लेते हैं। दूसरा है कार्बन के 3 एटम, 1 2 3 हो गया। फिर बोला है कि 3 बॉन्ड बना, किसी में भी 3 बॉन्ड बना दिए। आपका मन ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे तो इसमें बना दिए 3 बॉन्ड, लेकिन एक में से हटा दीजिएगा कि सिर्फ किसी एक में रहेगा। एक में क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। एक में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब हाइड्रोजन जोड़ना है तो जितना बॉन्ड खाली होगा, इसके पास एक है तो एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, 4 हो गया। इसके पास 1 2 3 4 भरा हुआ है, इसके पास एक ही चाहिए, तो ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर इसका तैयार हो गया। नेक्स्ट इसी में है सी। ध्यान से देखिए, इसमें ओन शब्द आया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, ओन। आपके पास ये क्या आया है, ओन। लेकिन एक चीज़ और देखिए, ओन तो लिखा है लेकिन 3 प्रयोग किया है। मतलब आपके पास पेंटेनोन 3 आया। अब ये 3 आगे भी लिख सकता था या पीछे भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेंटेनोन 3 का मतलब है कि जो ओन आया है वो तीसरे नंबर पे आया है। और पेंट का मतलब होता है कार्बन के 5 कंपाउंड, सॉरी कितने कार्बन एटम, 5। तो पहले 5 बना लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 हो गए। एन आया है, सब में सिंगल 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 बॉन्ड हो गया। अब क्या करना है, ओन शब्द आया है तो ओन के लिए किसी कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा के ओ आता है, डबल बॉन्ड लगा के ओ आता है, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को बोलते हैं कीटोन ग्रुप। क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा, तीसरे नंबर पर। तो इधर से तीसरा यही आएगा, इधर से भी तीसरा यही आएगा, इसलिए डबल बॉन्ड ओ लगा दिया हमने। अब हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 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 और यहाँ पर यहाँ। ठीक है, इतने हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपके पास डी नंबर कह रहा ब्यूटेनोन, लेकिन 2 आ गया है। कितना आ गया है, 2। तो सिंपल ब्यूट का मतलब पहले समझ लेते हैं। ब्यूट का मतलब होता है कार्बन के 4, तो 4 एटम होंगे, तो 1 2 3 4 हो गए। और कितने पे ओन आया है, 2 नंबर पर। तो इधर से 2 चाहे इधर से 2, चाहे आप यहाँ लगा लीजिए चाहे आप यहाँ लगा लीजिए, कोई एक लगाएंगे। तो यहाँ से एक इरेज कर लेते हैं हम लोग, ये वाला इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लगा दिए, चाहे आप यहाँ लगाइए चाहे यहाँ, दोनों सही है। और जो बचा हुआ वहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 2 यहाँ 3 यहाँ। ठीक है, ये भी इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है
कुछ तत्व के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, जैसे 12, 17, 18, 20। इनके आपको क्या बताना है? पहला बोला है तत्वों के नाम बताना है। तो पहला आपको याद का, पहले तो हम लोग यही अपेक्षा होगी कि आपको 1 से 20 तक पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटॉमिक नंबर हैं वो 1 से 20 तक याद होगा, इतना तो उम्मीद है आप लोगों से। तो जिसको नहीं याद होगा वो याद कर लेगा। अब यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो 12 जो है ये 12 नंबर, पहला 12 दिया हुआ है, तो 12 जो है किसका है? तो मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का है। दूसरा 17 दिया हुआ है, 17 किसका है? तो क्लोरीन का है। और 18 दिया हुआ है, तो 18 किसका है? ऑर्गन का है। दूसरा आपको 20 दिया हुआ है, तो 20 किसका है? तो 20 कैल्शियम का है। पहले आपको इतना याद होना चाहिए, बारी बारी सबका। फिर बोला है दूसरा, आवर्त सारणी में इनके तत्वों का समूह संख्या, आवर्त संख्या मतलब पीरियड और ग्रुप संख्या बताना है। तो पहले ये याद होना चाहिए कि आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुपों की जो संख्या होती है वो 18 होती है, और आपके ग्रुप आवर्त सारणी में पीरियड की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 12 नंबर। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल अगर थोड़ा सा झलक देखें पीरियोडिक टेबल के हम लोग, तो बनाते हैं पहले पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले पर होता है हाइड्रोजन, और लास्ट में इसी रो में हीलियम ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ आता है लिथियम, फिर लास्ट में आता है नियॉन, फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो सोडियम, अच्छा सोडियम, फिर यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो ऑर्गन। फिर यहाँ तक रहने देते। हीलियम का नंबर कितना होता है? 1। लिथियम का कितना होता है? 3। सोडियम कितना होता है? 11। यहाँ पर इसका कितना होता है? 2। यहाँ पर इसका कितना होता है? 6, 8, 10। ठीक है। और ऑर्गन का कितना होता है? तो 18। कितना होता है? 18। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्या बताना हम लोग को? मैग्नीशियम। तो सोडियम के बाद क्या आता है? सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस नंबर में है? 3। तो इसका पीरियड नंबर कितना होगा? 3। और किस लाइन में है? दूसरे। तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 2। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर कितना है? 17। तो 18 नंबर है, तो 17 इसका मतलब इस रो में आएगा, तो क्लोरीन हो गया। इसके जस्ट पहले आएगा ये, तो इसके हिसाब से पीरियड तो सेम है, 3 ही रहेगा। और ग्रुप कौन सा रहेगा? 17, क्योंकि ये तो 18 है। नेक्स्ट है ऑर्गन। ऑर्गन तो आपके सामने लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर 3, सॉरी पीरियड नंबर 3, और ग्रुप नंबर कितना? 18। फिर उसके बाद पूछा है कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ आता है? 18 यहाँ है, 19 यहाँ आएगा, 20 यहाँ आएगा। तो ये हो गया आपका पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 2। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो चैप्टर, ये जो प्रश्न है चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को प्रत्येक को संतुलित समीकरण। पहले आपको क्या करना है? इनका सिंबल लिखना है, फिर उसके बाद इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला वाला क्या बोल रहा है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम को लिखते हैं Na। सोडियम को क्या लिखते हैं? Na। सल्फेट है इसलिए उसका बैलेंसी 2 होता है, Na2SO4 हो गया प्लस। फिर बोला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम को Ba लिखते हैं, Ba की बैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, इसलिए BaCl2 हो गया। फिर यहाँ पर एरो दे के बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट दोनों, बेरियम सल्फेट दोनों की बैलेंसी 2 होती है, आपस में कट जाएगी, तो BaSO4 प्लस। अब ध्यान से देखिए, दोनों की बैलेंसी कट गई। अब आपके पास बचा क्या है? इसमें आपके पास बचा क्या है? क्लोरीन। ध्यान से देखिए, क्लोरीन और सोडियम। सोडियम की बैलेंसी 1, क्लोरीन की भी बैलेंसी 1, तो इसके हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा? NaCl। NaCl। अब बैलेंस कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर देखिए Na2 और SO4 1 है, SO4 1 है, Ba
एक है Cl2, मतलब ये दो है, ये दो है और यहाँ पर एक है। तो बैलेंस करने के लिए सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे और ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सब कितने कितने नंबर के हैं, एक एक नंबर के हैं। तो आप लिखोगे 1 नंबर मिल जाएगा, बैलेंस करेंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इसी में, मरकरी ऑक्साइड, मतलब मरकरी को हम लोग लिखते हैं Hg, क्या लिखते हैं Hg, ऑक्साइड है इसलिए O हो गया। फिर उसके बाद क्या लिया है कि उसको यदि हीट किया जाए, उष्मा है, उष्मा हो गया। फिर बोला है मरकरी बनेगा, क्या निकल रहा है, मरकरी। मरकरी के बाद ब्लैंक दिया है, तो मरकरी के बाद इसमें से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, तो ये हो गया O2, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। अच्छा ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं है क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। तो बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो इसके हिसाब से ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है जिंक, नेक्स्ट वाला प्रश्न हम लोग देखे बात करें जिंक। जिंक को हम लोग लिखते हैं Zn प्लस, प्लस के बाद क्या दिया हो, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, H2SO4। फिर ये क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ZnSO4। फिर उसके बाद स्लैश बचा हुआ है, तो Zn हो गया, SO4 हो गया, बचा क्या, H2। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। क्या बैलेंस है, देखने में देखो बैलेंस है, यहाँ पर Zn H2 SO4 SO4, इसका मतलब ये बैलेंस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास डी, आयरन। चेंज कर लेते हैं पेंसिल का कलर, आयरन। आयरन को हम लोग क्या लिखेंगे, Fe, क्या लिखें, Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4। ठीक है, अब Cu को हटा देगा आयरन, तो यहाँ से हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब यहाँ भी Fe SO4 Cu, ये क्या है, बैलेंस है। फिर यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एरो हुआ, हीट कर रहे हैं कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO प्लस, बचेगा क्या, CO2। कैसे, कैल्शियम हो गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन यूज कर लिया, तो यहाँ पर ये 3 ऑक्सीजन थे, कितना ऑक्सीजन बचे, 2, तो हुआ कितना, CO2। समझ में आया, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास जिंक। जिंक को हम लोग लिखते हैं, अभी बताया, Zn प्लस, फिर लिखा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर को हम लोग क्या लिखते हैं, Ag। नाइट्रेट को क्या लिखते हैं, NO3। फिर उसके बाद क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस क्यों हुआ, क्योंकि Zn की बैलेंसी कितनी होती है, 2 प्लस, बचा क्या, Ag, तो यहाँ पर क्या आ गया, Ag। समझ में आया, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ ध्यान से देखिए, क्या ये बैलेंस है, नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, और 2 Ag हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 2 Ag कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है हम लोग को, मतलब आपको क्या करना है, इसमें अच्छे से इसका परिभाषा लिखना है, फिर इसका एग्जाम्पल भी देना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है हाइड्रोकार्बन का दहन अभिक्रिया क्या है। तो हाइड्रोकार्बन का दहन अभिक्रिया का मतलब है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है, यदि उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में यदि इनको जलाया जाए, तो ये सदैव हमेशा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी प्राप्त होता है। मतलब जब भी आप दहन अभिक्रिया को हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी आप जलाओगे, तो आपको बदले में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में मेथेन गैस CH4, मेथेन गैस को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाओगे,
तो आपके पास CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा प्राप्त होगा, या ऊर्जा लिखे चाहे ऊष्मा, सेम बात है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जैसे आपके पास कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया रहेगा, कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना, जैसे आपके पास क्या दे दिया CH4, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4, मतलब आपके पास मेथेन दिया हुआ है। मेथेन को क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित शब्द का मतलब होता है कोई और एलिमेंट होगा जो इसमें से क्या करेगा, किसी एक को हटाकर अपने खुद आ जाएगा। जैसे जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप के होते हैं मैक्सिमम किसको देखा जाता है? क्लोरीन को। जैसे क्लोरीन जो होता है Cl2, क्लोरीन जो होता है ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। यहाँ पर बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा, HCl बन गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक हाइड्रोजन को इस क्लोरीन ने यहाँ से यहाँ जाकर प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से हटा है वो एक क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इसी में, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? मतलब हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है सिंपली हाइड्रोजन को ऐड करना। मतलब जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक होंगे, जैसे कार्बनिक यौगिक में आपको दो पढ़ाया गया होगा, एक सेचुरेटेड एक अनसेचुरेटेड। मतलब आपके पास अनसेचुरेटेड जो होंगे उनमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे और वो किस में बदल जाएगा? सेचुरेटेड में। फॉर एग्जांपल जितने भी ये अभिक्रिया होते हैं, जितने भी आपके हाइड्रोजनीकरण होते हैं वो निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में कराया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कैसे होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको जब भी क्या करेंगे Ni या पैलेडियम के उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3, एक बॉन्ड हो जाएगा CH3। तो पहले क्या था? अनसेचुरेटेड था, अब कैसा हो गया? सेचुरेटेड हो गया। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सी अनॉक्सी शोषण में कोई दो अंतर लिखिए। आपको 2-3 बता दे रहे हैं हम लोग, कितना लिखना है? सिर्फ 2 लिखना है। ऑक्सी शोषण जो होता है, ऑक्सी मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, उसमें ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीशोषण किया जाता है। और अनॉक्सीशोषण जो होता है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कराया जाता है। जब भी, ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर इसमें है कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी शोषण होता है उसमें हाई एनर्जी फॉर्म होता है। उसमें कौन सी एनर्जी होगी? हाई एनर्जी, मतलब उसमें अधिक ऊर्जा बनता है। और अनॉक्सी शोषण में आपके पास लो ऊर्जा बनता है। 2 अंतर हो गया, समझ में आ? अब हाई जो बनता है वो लगभग, तीसरा बोला 38 ATP बनाता है, और लो एनर्जी जो बनाता है वो लगभग 2 ATP फॉर्म करता है। 3 एग्जाम्पल हो गए और 3 आपके अंतर हो गए। तीसरा अब क्या होगा? तीसरा के बाद जो चौथा होगा वो आप सिंपल एग्जाम्पल लिख दो। जो हाई एनर्जी बनता है वो ह्यूमन में बनता है या एनिमल में बनता है, और लो जो बनता है वो आप किस में लिख सकते हो? प्लांट में लिख सकते हो। दूसरा लो लिखना है तो आप कहाँ लिख दो? ईस्ट में लिख दो। ठीक है। नेक्स्ट बी वाला प्रश्न बोल रहा है कि लिम्फ और ब्लड में क्या अंतर है? तो लिम्फ में क्या है? लिम्फ, अगर लिम्फ की बात किया जाए तो लिम्फ जो होता है इसका रंग जो होता है वाइट होता है, पहला अंतर मिल गया। और दूसरा लिम्फ जो होता है, लिम्फ में आपके लिम्फ नोड पाए जाते हैं, ये दूसरा अंतर हो गया। जैसे ब्लड की बात करें तो ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी पाया जाता है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें जो होता है लिम्फ में आपका आरबीसी जो होता है वो नहीं पाया जाता। इसमें आरबीसी पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। अच्छा ये डी, थर्ड वाला बोल रहा है कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक जनन किसे कहते हैं? तो कायिक जनन जो होता है प्लांट में होता है। कायिक जनन जो होता है पत्ता, तना और जड़ के थ्रू होता है। वो जो
पत्ते के द्वारा जनन हो, चाहे लीफ के द्वारा हो, चाहे जड़ के द्वारा हो, वो क्या होता है, कायी जनन होता है। हृदय का क्या कार्य होता है? हमारी बॉडी में हृदय का जो कार्य होता है वो ब्लड का, रक्त का संवहन करना होता है, मतलब पंपिंग ऑफ ब्लड जो होता है वो हार्ट करता है। फंक्शन, मेन फंक्शन जो होता है हार्ट का वो पंपिंग ऑफ ब्लड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रसायन संश्लेषण क्या होता है? रसायन संश्लेषण क्या होता है? तो रसायन संश्लेषण एक तरह का उद्देश्यपूर्वक, आपका उद्देश्यपूर्वक क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें कोई ना कोई उत्पाद बनता है। कोई क्या होता है? उत्पाद बनता है। जैसे आप एग्जाम्पल, मतलब आपसे कोई पूछे रसायन संश्लेषण क्या होता है तो आप बोलोगे रसायन संश्लेषण एक उद्देश्यपूर्वक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई उत्पाद बनता है। फॉर एग्जाम्पल CO2 प्लस H2O जब मिलते हैं और ये क्लोरोफिल, किसके? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है? आपका C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन। जब भी ये बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक संश्लेषण। ये 3 जीवाणुओं का नाम इसमें जो है, पहला है नाइट्रेट, दूसरा है नाइट्राइड और तीसरा इसमें है अमोनिया। ये 3 आपके क्या है? जीवाणुओं के नाम हैं जो कार्य क्या करते हैं? आपके मिट्टी में या प्लांट में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, दूसरा इनमें फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देते हैं और बहुत सारे खनिजों की मात्रा क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, जो कि रसायन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पाचन एंजाइम का क्या तात्पर्य है? आपके बॉडी में बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि आप पढ़े होंगे डाइजेशन सिस्टम में। फॉर एग्जांपल सबसे पहला आपको बता रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका पाचन आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? माउथ में होता है। सबसे पहले कहाँ होता है? माउथ में होता है और ये पचकर, अच्छा माउथ में क्या होता है? सबसे पहले स्टार्च पाया जाता है और ये जो स्टार्च होता है कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में। किस में कन्वर्ट होगा? माल्टोज में। तो पहला आपका पाचक एंजाइम तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये माल्टोज में कौन इसको कन्वर्ट किया है? तो आप याद रखोगे एमाइलेज। कौन इसको कन्वर्ट किया है? एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज इसको क्या किया है? माल्टोज में चेंज कर दिया है। दूसरा अगर हम लोग नाम लें तो दूसरा है फैट। दूसरा क्या है? फैट आपके बॉडी में क्या होता है? फैटी एसिड, फैटी मतलब वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। अच्छा, इसको कौन चेंज करता है? फैटी एसिड को फैट को फैटी अम्ल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में कौन चेंज करता है? तो आप याद रखिएगा नाम, लाइपेज। कौन चेंज करता है? लाइपेज, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा आपका तीसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। तीसरे नंबर पे कौन आता है? प्रोटीन जो होता है लास्ट में एकदम स्मॉल इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा। कौन चेंज करता है? तो आप याद रखेंगे पेप्सिन। पहला जो होता है पेप्सिन जनरली जो होता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड में तोड़ता है। फिर उसके बाद होता है ट्रिप्सिन। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? ट्रिप्सिन जो होगा आपको चेंज कर देगा किसमें? अमीनो एसिड में। कहाँ पर? छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है? आपका पूर्णतः डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित को संक्षिप्त वर्णन में समझाइए। ये जो प्रश्न है 11, ये आपके इस बार 2023 और 24 में कट गया है।
फिर उसके बाद इसी में नेक्स्ट प्रश्न पूछा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मतलब निषेचन के जो दौरान जो पुष्प में क्या परिवर्तन पाया जाता है उसके बारे में वर्णन करना है। तो उसमें क्या होता है, फूल जो होता है उसकी पत्तियां पंखुड़ियां जो होती हैं मुरझाने लगती है, उसमें फल अंकुरण होता है, एम्ब्रियो जो होता है उसमें परिवर्तन होता है, बीज का तैयार होता है वो अंकुरित होने के लिए। देख लेते हैं फिर लास्ट में इसका देखिए उत्तर है पुष्प निषेचन के पश्चात आपका क्या होता है, उसमें दोहरा निषेचन या त्रिक निषेचन पाया जाता है, उसके फलस्वरूप भ्रूणकोश बनता है, उसी के फलस्वरूप आपका भ्रूणपोष भी बनता है। ध्यान से देखें तो जो बीजांड वृंत है वो भी बनता है, या ये बोल सकते हैं कि ये मुरझा जाते हैं, अध्यावरण बीजांड बनते हैं, अंड द्वार जो होता है वो भी बनता है, बीजांड काय भी बनता है, भ्रूणकोश जो होता है उसी में अंड कोशिका का निर्माण होता है जो कि भ्रूण एम्ब्रियो बनाती है। ठीक है, अंडाशय की भित्ति भी क्या होती है, बनती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फल भित्ति बनाती है। अंडाशय की जो भित्ति होती है वो क्या बनाती है, फल भित्ति बनाती है। तो ये आप लाइन बाय लाइन करके क्या कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, और इसे हम लोग जैसे लिखा है वैसे ही आप लिख दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।